देखो, ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण का मतलब क्या हुआ। ध्वनि मान लो कुछ कोई आदमी या फिर कुछ भी है, ठीक है, जिसके बहुत सारे गुण होंगे। जैसे हम मान लो इंसान है, ठीक है, तो हमारा गुण क्या हुआ, एक बाल का कलर हुआ, फिर हमारा हाइट एक गुण हुआ, हमारे आँखों का कलर एक गुण हुआ। वैसे ही ध्वनि के बहुत सारे गुण होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण होंगे जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे आँख के कलर को पढ़ना ज़रूरी है। मान लो अगर हमारा जीभ का कलर कैसा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। बाल का कलर कैसा है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। वैसे ही ध्वनि के कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे पहला आयाम, दूसरा है आवृत्ति। आयाम क्या होता है, यह किसी भी कंपन करने वाले वस्तु द्वारा अपनी माध्य स्थिति से सबसे दूर तक जाने वाली अधिकतम दूरी है। मतलब कोई भी जो कंपन कर रहा है, वस्तु कंपन कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे जा रहा है, वो अपनी माध्य स्थिति, हम बोले ना एक पॉइंट के अबाउट, जैसे हम झूला झूल रहे हैं तो हम इस पॉइंट के अबाउट यहाँ गए, आगे गए, फिर वापस आए, फिर पीछे गए, फिर वापस आए, है ना। तो इसी माध्य स्थिति, ये जो माध्य स्थिति है, इसी के अबाउट ना हम लोग कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। या फिर कोई चींटी है, वो ऊपर जा रहा है, इस यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर वहीं पे वापस आ रहा है। तो ये इसी के अबाउट ऊपर नीचे कर रहा है, ये आगे पीछे कर रहा है। तो ये जो अपनी माध्य स्थिति से अपनी माध्य स्थिति से सबसे दूर तक जाने वाले अधिकतम दूरी है। अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी कितना कितना अधिक दूरी तक गया, यहाँ तक गया ना। अपनी माध्य स्थिति से, मान लो फिर से हम बताते हैं, मान लो ये चींटी है, ठीक है, ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया। तो ये जो माध्य स्थिति है, ये माध्य स्थिति से सबसे दूर कितना कितना दूर गया, सबसे ज़्यादा दूर कितना गया, यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ तक भी गया, यहाँ तक भी गया, यहाँ तक भी गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, लेकिन लास्ट में कहाँ तक जाके वापस आ गया, लास्ट में यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ से, इस माध्य से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी को हम आयाम बोलेंगे, ठीक है। आयाम, इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर। जैसे देखो ये कितनी दूर गया, मान लो कि मान लो हम ही हैं, ठीक है, हम रोड पे क्या कर रहे हैं, मेरा दिमाग घूम गया ऐसे ही, ठीक है, अपने घर से हम आगे गए, फिर वापस आए, फिर पीछे गए, फिर वापस आए। तो हम अपने घर से कितना मैक्सिमम, ये जो सबसे ज़्यादा कितना दूर गए, सबसे ज़्यादा इतना दूर गए, अपने माध्य स्थिति से इतना दूर गए। मान लो हम 5 मीटर आगे जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं, फिर 5 मीटर पीछे जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं। तो अपनी माध्य स्थिति से जो सबसे ज़्यादा दूरी गए ना हम, जो सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ तक गए, इसी को हम आयाम कहते हैं। तो इसको हम किस में मेज़र करेंगे, इसको हम किस में मापेंगे। जैसे कि कहीं भी हम जाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो क्या बोलते हैं कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर होगी, 500 मीटर होगी, ऐसे करके बोलते हैं ना, या 5 किलोमीटर होगी, या फिर, तो जो किलोमीटर ये सब जो होता है ना, वो ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। मात्रक वो भी होगा, लेकिन ऐसा ही मात्रक नहीं होगा। ऐसा ही मात्रक मतलब समझ रहे हैं ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो। तो ऐसा ही मात्रक इसका मीटर होगा, मतलब हम मीटर में बताएंगे कि ये जो आदमी है, ये अपने माध्य स्थिति से सबसे अधिकतम दूरी कितना दूर गया, तो 5 मीटर तक गया, ठीक है। ये इसकी ऐसा ही मात्रक हुई, मीटर इसकी ऐसा ही मात्रक हुई, हम बोलेंगे 5 मीटर गया, ठीक है। यही इसका आयाम हो गया, ठीक है। अपने माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी जो गया, उसी को हम लोग कहेंगे आयाम, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता मतलब ऐसा कुछ लाउडनेस होता है, ठीक है, इंग्लिश में लाउडनेस। लाउडनेस तो तुम लोग जानते हो कि लाउड, हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये ध्वनि बहुत लाउड है, ये थोड़ा लाउडनेस कम करो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, गाना म्यूजिक कहीं बज रहा होता है, तो वही होता है प्रबलता। प्रबलता मतलब प्रबल मतलब एक तरह से तुम समझ लो स्ट्रांग भी होता है ना, लाउड स्ट्रॉन्ग ये सब एक जैसे वर्ड लग रहा है ना। तो प्रबलता का एग्जैक्ट मीनिंग होता है लाउडनेस, लेकिन इसको ऐसे समझो कि मजबूती टाइप्स भी समझ सकते हो, मजबूती जैसा भी। तो ध्वनि कितना मजबूत है, कितना लाउड है, ठीक है, वो ध्वनि वो किस चीज़ पे निर्भर करेगी कि ध्वनि कितना लाउड। हम बोलते हैं ना कि अरे यार ध्वनि बहुत लाउड है, तो वो ध्वनि लाउड क्यों है,
वो किस वजह से, उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो लाउड है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई ध्वनि है, मान लो कोई ध्वनि आदमी है, ठीक है, तो ये ध्वनि नाम का आदमी है। अरे ये ध्वनि, इस ध्वनि की प्रबलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये जो ध्वनि नाम का आदमी है, इसका प्रबलता बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो ये लाउडनेस ज़्यादा, वो किसी न किसी वजह से होगा। तो ध्वनि में ऐसा क्या ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, इसकी प्रबलता ज़्यादा है। ध्वनि में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी लाउडनेस ज़्यादा है या प्रबलता ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उसके कंपन के आयाम की वजह से, आयाम पे निर्भर करता है। मतलब कंपन कर रहा है, मतलब देखो हम क्या बोले, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन से उत्पन्न होता है। अगर कहीं कंपन नहीं है तो वो ध्वनि नहीं उत्पन्न हो सकता, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब कोई भी चीज़ कंपन करेगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगा, मतलब या तो ऐसे ऐसे कंपन करे या ऐसे ऐसे कंपन करे। तो मान लो अगर, तो मान लो यहाँ पे, तो मान लो ये, जैसे कि ये कंपन कर रहा है, यहाँ गया फिर वापस आया, फिर पीछे गया फिर वापस आया। तो ये जो कंपन कर रहा है ना, तो ये कंपन करने में अपनी, ये इसका माध्य स्थिति है, ठीक है। माध्य स्थिति से सबसे दूर कितना दूर गया, सबसे ज़्यादा दूर इतना दूर गया ना, अपने माध्य स्थिति से यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया। तो सबसे ज़्यादा दूरी कितना दूरी तय किया, ये इतना दूरी तय किया, ठीक है। मान लो ये x है, कितना भी दूरी तय किया, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा ना, ये जो कंपन है, ये कंपन की वजह से ही ना ध्वनि उत्पन्न हुआ। तो ये जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना ज़्यादा होगा, मतलब मान लो कोई ध्वनि है, मतलब मान लो ये जो कंपन हो रहा है इसकी वजह से ध्वनि 1 प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो, ठीक है, ध्वनि नंबर 1 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और मान लो ये कोई ध्वनि नंबर, यहाँ पे मान लो ध्वनि 2 है, मतलब यहाँ पे कंपन दूसरा नंबर कंपन हो रहा है, कोई दूसरा कंपन हो रहा है, किसी दूसरे चीज़ की वजह से कंपन हो रहा है। तो ये देखो, मान लो ये ऐसे कंपन किया, तो ये देखो ये जो दूसरा नंबर कंपन है, इसकी वजह से ध्वनि दूसरा प्रोड्यूस होगा, ध्वनि नंबर 2 प्रोड्यूस होगा। तो देखो इस, ये कितना ज़्यादा दूरी तय किया, इसका माध्य स्थिति ये है, ठीक है। अपने माध्य स्थिति से इतना ज़्यादा दूर गया, अपने माध्य स्थिति से ये मान लो x2 गया, ये x1 गया, ये मान लो x2 गया, ठीक है। तो अपने माध्य स्थिति से इतना ज़्यादा दूर गया, ठीक है। तो ये जो माध्य स्थिति से इतना ज़्यादा दूर गया, तो इस ज़्यादा दूर गया ना, ये थोड़ा कम दूर गया, देखो ये ज़्यादा दूर गया। तो अपने माध्य स्थिति से जितना ज़्यादा दूर जाएगा, ये ज़्यादा दूर गया ना, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये जो दूरी है x2, इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो इसका आयाम ज़्यादा है। ध्वनि नंबर 2 का जो कंपन हो रहा है, ध्वनि 2 का जो कंपन हो रहा है, इस कंपन नंबर 2 का आयाम जो है कंपन नंबर 1 से ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा कंपन होगा ना, आयाम, सॉरी, देखो ध्वनि नंबर 2 मतलब कम, ध्वनि नंबर 2 का जो कंपन है उसका आयाम जो है 2, आयाम नंबर 2 ये ज़्यादा है। आयाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी ज़्यादा है, मतलब आयाम ज़्यादा है, कंपन 2 की आयाम ज़्यादा है कंपन 1 से। तो कंपन 2 का आयाम ज़्यादा है, तो आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतना प्रबल होगा। तो इसका आयाम ज़्यादा है, मतलब ये ध्वनि जो होगा वो प्रबल होगा, ठीक है। समझ आया, इसका आयाम अधिक है मतलब ये ध्वनि प्रबल होगा। तो अब समझ आया कि कोई भी ध्वनि प्रबल क्यों होता है, कोई ध्वनि किसी ध्वनि से ज़्यादा प्रबल क्यों होता है। जैसे हम बोलेंगे कि शेर ज़्यादा लाउड नॉइज़ निकालता है एज़ कम्पेयर टू चिड़िया। चिड़िया कितना मीठा बोलती है, धीरे धीरे बोलती है, और शेर एकदम ज़ोर से गुर्राता है। तो शेर का क्या ज़्यादा है, ध्वनि का प्रबलता ज़्यादा है, प्रबलता ज़्यादा है। वो किस वजह से ज़्यादा है, तो शेर के ध्वनि का प्रबलता ज़्यादा है। वो किस वजह से ज़्यादा है, तो शेर के जो ध्वनि है उसका आयाम ज़्यादा होगा, वो ध्वनि का जो कंपन होगा उस कंपन का आयाम ज़्यादा होगा। आयाम ज़्यादा होने की वजह से, अगर आयाम अधिक हो गया तो क्या ज़्यादा होगा, आयाम अधिक होगा तो प्रबलता भी अधिक होगी, ठीक है, मतलब लाउडनेस ज़्यादा होगा। और वो कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो प्रबलता इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब आप लोग शायद जानते ही होंगे, ठीक है। आयाम मतलब वही एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आयाम को हम किस चीज़ में मेज़र करेंगे, मीटर में, ठीक है। ये भी SI मात्रक क्या होगा, आयाम का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और प्रबलता जो है वो आयाम के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब समझ आया कि अगर आयाम 2 गुना बढ़ेगा, अगर आयाम 2 गुना हो गया तो वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आयाम हो गया 2 गुना तो जो प्रबलता होगा, प्रबलता वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब
ये इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये 2 गुना हो गया तो ये 4 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया तो ये 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। मतलब अगर किसी ध्वनि का मान लो, ठीक है हम इसको इरेज करते हैं जल्दी से, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ये जल्दी 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 इरेज हो गया। हाँ ठीक है, देखिए अगर मान लो कि ध्वनि, मान लो मेरा ध्वनि, ठीक है, मतलब मान लो ध्वनि नंबर 1 मेरा है, ठीक है, मेरी ध्वनि का आयाम मान लो कि मेरा ध्वनि का आयाम 5 मीटर है, ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, या फिर मान लो x है, ठीक है, या फिर 5 मीटर है, ठीक है। मान लो ध्वनि नंबर 2 जो तुम्हारा ध्वनि है, ठीक है, उसका जो आयाम है वो मान लो x2, ये x1 है ना, ये x2, मान लो कि ये है, ये 5 मीटर है ना, तो ये 30 मीटर हो गया। तो 5 मीटर से 30 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये कितना गुना है 6 गुना है ना। देखो 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 आएगा ना। मतलब कि मेरा ध्वनि नंबर 2 का जो आयाम है वो 6 गुना है, आयाम जो है वो 6 गुना है। आयाम अगर 6 गुना है तो आयाम अगर 6 गुना है तो देखो आयाम हो गया 6 गुना, ठीक है, आयाम 6 गुना है तो इसका जो प्रबलता होगा वो आयाम के स्क्वायर के होगा, ठीक है। प्रबलता जो होगा वो आयाम का स्क्वायर जितना होगा। मतलब आयाम कितना गुना है 6 गुना है, तो प्रबलता होगा 36 गुना। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो ये ध्वनि नंबर 1 है उसका जो ध्वनि नंबर 1 जो है उसके कंपैरिजन में ध्वनि नंबर 2 जो है 36 गुना ज़्यादा प्रबल होगा। मतलब 36 गुना ज़्यादा उसका लाउड होगा नॉइस, ठीक है, मतलब बहुत जोर का सुनाई देगा। अगर मान लो हम 2 गुना में ही हम लोग को बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे मम्मी को बोलते हैं ना कि नहीं मेरे साथ चीट हुआ है, हमको एक ही रोटी मिला उसको 2 रोटी मिला, मतलब 2 गुना रोटी उसे मिल गया। फिर मतलब कोई भी चीज़ 2 गुना 4 गुना होता है ना, वैसे ही ये 36 गुना हो गया। अगर आयाम 6 गुना हो गया तो प्रबलता 36 गुना हो गया, क्योंकि प्रबलता जो है आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर किसी का आयाम 6 गुना है तो उसकी प्रबलता जो होगी वो 36 गुना बढ़ जाएगी। तो समझ आया कि ध्वनि नंबर 2 जिसका जिसका ध्वनि नंबर 2 था उसका उसका आयाम 6 गुना था, उसका ध्वनि नंबर 2 का आयाम जो था 6 गुना था, तो उसकी प्रबलता 36 गुना होगी। मतलब वो 36 गुना लाउड नॉइस होगा। मतलब कान तो गया भाई, कान तो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। किसका ऐसा ही मात्रक, प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। देखो आयाम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है, लेकिन प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये मात्रक 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 डेसीबेल होता है, डेसीबेल, ठीक है, डेसीबेल। अब डेसिबल आपको नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, अजीब लग रहा है क्योंकि आप लोग सुने नहीं हैं। जैसे कि मीटर आप लोग बचपन से सुन रहे हैं, किलोग्राम, मीटर, ग्राम, ये सब सुनते आ रहे हैं ना, सेकंड, मिनट, ये सब। उसी तरह ये डेसिबल भी एक तरह का मात्रक ही होता है। जैसे कि हम प्रबलता को बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि ध्वनि नंबर 1 का जो प्रबलता है, ध्वनि नंबर 1 की प्रबलता क्या है तुमसे कोई पूछेगा, तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि ध्वनि नंबर 1 की प्रबलता मान लो 5 डेसीबल है। जैसे हम बोलते हैं ना 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम नमक, कुछ भी वैसे ही मात्रक में डेसीबल। ध्वनि नंबर 1 की प्रबलता है 5 डेसीबल, ध्वनि नंबर 2 की प्रबलता कितनी है, ध्वनि नंबर 2 की प्रबलता है 10 डेसीबल। ऐसे डेसीबल में हम लोग बोलेंगे डीबी, ठीक है, हिंदी में डेसीबल, ठीक है। तो ये जो डेसिबल है यही मात्रक है प्रबलता का, मतलब लाउडनेस का। लाउडनेस जो होता है ना आवाज़ का लाउडनेस, वही। तो अब लिखा है 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। मतलब अगर कोई, देखो जैसे कि मान लो कि हम लोग गाना सुन रहे होते हैं तो कहीं किसी का शादी हो रहा है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आता है तो अच्छा लगता है। फिर कहीं नज़दीक चले जाते हैं तो थोड़ा चुभने लगता है कि ओह बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, थोड़ा नॉइज़ कम करो। कोई कोई कितना अजीब सा गंदा, मतलब कोई कोई अजीब सा लगा रखा रहता है लाउड स्पीकर, वो कितना ज़्यादा आवाज़ करता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। दूर से तो फिर भी ठीक लगता है, नज़दीक जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए अधिक नॉइज़, और कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे कि शादी में इतना ज़्यादा आवाज़ था, मतलब इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था कि मतलब हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से दूल्हे की डेथ हो गई, ऐसा होता है ना। तो वो
कुछ एक देखिए कुछ एक मतलब होगा मतलब मान लो कि इसके बाद इससे ज़्यादा अगर हम लाउड किए म्यूज़िक तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होगा। अगर हम गाना सुन रहे हैं, जैसे कि हम लोग ब्लूटूथ लगाए होते हैं कान में, अगर हम आवाज़ बढ़ा रहे होते हैं तो क्या बोलता है कि इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं बढ़ाना चाहिए वरना कान के लिए ख़राबी होगा, ऐसा देखना आवाज़ बढ़ाएगा, आवाज़ बढ़ाने पे बोलता है। तो उसी तरह से 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगर कोई शोर 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। भले ही हमें उस समय नहीं हो कष्ट, या फिर उस समय हमें नहीं पता चल रहा हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कष्टदायक होता है। ठीक है, वो उससे हमको उस टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन वो हमें अंदर अंदर परेशान कर रहा होता है। अब ये पूछोगे कैसे, जैसे देखो मान लो कोई कोई जहर होता है, फिर कुछ कोई कितने सारे सुनते हो ना कि छिपकली मर गई तो कितने सारे बच्चों की डेथ हो गया उस खाना को खाने की वजह से, या फिर कुछ बच्चे बच भी जाते हैं तो लेकिन हानि तो कि वो किया ना, भले ही उसकी वजह से डेथ नहीं हुआ। कुछ बच्चे को अभी पता भी नहीं चलता है हानि, लेकिन वो थोड़ा बहुत हानि करता ही है ना अंदर में, जो कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो उसी तरह से 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर अधिक प्रबल शोर होगा, 80 डेसिबल से ज़्यादा प्रबलता का शोर होगा तो वो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होगा, हमें दिक्कत दे सकता है। ये याद रखना, ठीक है। 80 डेसिबल वाला शायद पूछ ले। अगर दो ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल है तो क्या उनमें कुछ भिन्न नहीं होता है? सोचिए, आपके सोचने के लिए क्वेश्चन है कि अगर दो ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल होते हैं तो क्या उनमें कुछ भिन्न नहीं होता है? तो ऐसा सोचिए, मान लो दो, जैसे कोई भी दो आदमी हो, सेम लाउडनेस से बोल रहा है, ठीक है, उसका लाउडनेस सेम है, तो क्या उसमें कुछ भी भिन्न नहीं होगा? गलत बात है। कैसे भिन्न नहीं होगा? ज़रूरी है कि उसका एक गुण मिल गया तो उसमें कुछ भी भिन्न नहीं होगा? ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर लाउडनेस सेम है तो सब कुछ सेम होगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि और भी तो बहुत सारे गुण हैं। मान लीजिए किसी की दो आंखें सेम कलर की है, तो क्या वो पूरा सेम है? नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ भिन्न हो सकती है। वैसे ही ध्वनियों में भी अगर सेम प्रबलता का, सेम लाउडनेस का अगर दो ध्वनि है तो उसमें सब कुछ सेम नहीं होता है। ठीक है, तो क्या उनमें कुछ भिन्न होता है? तो हाँ, उसमें और भी कुछ भिन्न हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़नी थी? दूसरी चीज़ क्या था महत्वपूर्ण गुण में? दूसरा क्या था? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? तारत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। उच्च तारत्व तीखी ध्वनि, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखिए तारत्व क्या होता है? तारत्व होता है ना पिच। पिच सुने हो? हम लोग बोलते हैं ना कि फीमेल का हाई पिच्ड वॉइस होता है, मेल्स का लो पिच्ड वॉइस होता है, वही पिच होता है तारत्व। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, मतलब आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आवृत्ति जितना ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है, तो फिर हम अच्छे से समझा देंगे। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा, मतलब अगर जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना ज़्यादा तारत्व। मतलब आवृत्ति मतलब भी क्या बात की? आवृत्ति मतलब तो भी हम बताए ही नहीं, सॉरी। आवृत्ति मतलब तो पीछे हम लोग पढ़ रखे हैं। आवृत्ति मतलब यही फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में होने वाले वाइब्रेशंस की संख्या। ठीक है, तो एक सेकेंड में होने वाली वाइब्रेशंस की संख्या, उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकेंड में जितना ज़्यादा वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा कंपन होगा उसे हम आवृत्ति कहेंगे। तो जितना ज़्यादा एक सेकेंड में कंपन होगा उतना ज़्यादा उसका तारत्व होगा। मान लो कोई ध्वनि नंबर 1 है, वो एक सेकेंड में 10 बार कंपन कर रहा है, ठीक है, और ध्वनि नंबर 2 है जिसका जो एक सेकेंड में 20 बार कंपन कर रहा है, तो ये ज़्यादा बार कंपन कर रहा है ना, 20 बार वाला, तो इसका तारत्व ज़्यादा होगा, मतलब इसकी पिच ज़्यादा होगा, इसका हाई पिच्ड वॉइस होगा। ये जो वॉइस होगा ये हाई पिच्ड होगा। ठीक है, उच्च तारत्व को हम तीखी ध्वनि कहते हैं। एकदम तीखी ध्वनि होती है। ठीक है, उच्च तारत्व मतलब हाई पिच्ड वॉइस, मतलब तीखी ध्वनि लड़कियों की होती है ना, एकदम मतलब उच्च हाई पिच्ड वॉइस वाली, पीछे से भी बोलेगी तो एकदम लगेगा वो तीखा सा नुकीला सा आवाज़ आ रहा है ना। तो और लड़कों का होता है भारी भारी सा, ऐसा लड़कों नहीं, आदमी मर्द लोग का। ठीक है, फिर देखो ये हो गया हमारा आवृत्ति और तारत्व। ठीक है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। ये जो आवृत्ति है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, यही ध्वनि की तीक्ष्णता, मतलब तीक्ष्ण, कितना तीक्ष्ण होगा, कितना तीखा होगा, कितना हाई पिच्ड होगा, कैसा होगा, लो पिच्ड होगा, ये सब जो है वो आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे इसको याद रखने के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई पतली सी लड़की है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पतली सी लड़की है, तो कोई पतली सी है,
तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारा काम करेगी। मतलब अगर उसको घर में बोला जाएगा सुबह से काम करने के लिए, तो वो जल्दी से जाएगी किचन में जल्दी से काम कर लेगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस आएगी, जल्दी 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 करते रहेगी। तो वो पतली लड़की है, ठीक है, तो वो कितना सारा काम कर रही है। तो उसका मतलब एक तरह से हाई पिच्ड, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना, वो बहुत बार आगे गई या पीछे गई आगे गई, बहुत ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब वो तीखी सी, हम लोग बोलते हैं ना तीखी सी लड़की है, मतलब एकदम पतली सी तीखी सी, समझ आ रहा है, रिलेट करने के लिए ऐसे समझा रहे हैं शायद। मतलब एग्जाम्पल बैड हो, पर ट्राई करना समझने का, कि जैसे कोई पतली सी लड़की हम लोग बोलेंगे ओ बहुत तीखी है, ये तो एकदम पतली सी है लड़की, लकड़ी सी लड़की है और तीखी सी है, एकदम जल्दी 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 वाइब्रेशन कर रही है, जल्दी इधर गई काम कर ली, फिर उधर गई काम कर ली, वापस आ गई, ऐसे। तो हाई पिच्ड वॉइस, तो वो जो जल्दी 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 वाइब्रेशन कर ली, जल्दी 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 वाइब्रेशन कर ली, तो उसका पिच हाई होगा, उसका आवृत्ति हाई है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब वो 1 सेकेंड में ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है। मतलब उसका जो वो तीखी लड़की है, ठीक है, मतलब वो पिच, उसका पिच जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है, आवृत्ति प्लस तारत्व। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ था तुम्हारे बुक में कि जो सीटी होती है, जो हम लोग सीटी बजाते हैं ना, वो सीटी का जो आवृत्ति होता है और तारत्व होता है वो ढोल से ज़्यादा होता है। मतलब सीटी जो है उसका मतलब एक सेकेंड में वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, और इस वजह से उसका पिच हाई होगा, मतलब तारत्व हाई होगा, तारत्व ढोल से ज़्यादा होगा, ढोल से ज़्यादा होगा सीटी का, आवृत्ति भी और तारत्व भी, क्योंकि आवृत्ति और तारत्व तो दो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आवृत्ति हाई तो तारत्व हाई, तो आवृत्ति सीटी का ज़्यादा होता है ढोल से, इस वजह से तारत्व भी सीटी का ढोल से ज़्यादा होता है। ऐसे ही बच्चा का जो आवृत्ति और तारत्व होता है वो वयस्क से ज़्यादा होता है। मतलब बच्चों का देखते हैं आवाज़ कितना तीखा सा होता है, हाई पिच्ड वॉइस होता है, और वैसे ही महिला का पुरुष से ज़्यादा होता है। महिलाओं का सुनने में कितना अच्छा लगता है, गाना वो लोग गा रही होती है तो हाई पिच्ड वॉइस अच्छा लगता है, और किसी किसी पुरुष का भी अच्छा होता है, लेकिन जनरली ऐसे उन लोग का आवाज़ इतना अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो महिलाओं का हाई पिच्ड वॉइस होता है, मतलब उनका तारत्व और आवृत्ति महिला का पुरुष के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और बच्चों का भी ज़्यादा होता है वयस्क मतलब जवान के कंपैरिजन। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका जो आवृत्ति और तारत्व है वो कम होते जाता है। वैसे ही पक्षी का जो है तारत्व वो ज़्यादा होता है शेर से। शेर जो है ना वो ज़्यादा प्रबल ध्वनि निकालता है, प्रबलता शेर का ज़्यादा होगा, मतलब शेर का जो ध्वनि होगा एकदम लाउड होगा, जोर से दहाड़ मारेगा। लेकिन जो पक्षी होगा उसका पिच ज़्यादा होगा, सुरीला लगेगा, आवाज़ हम लोग को सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ये डायग्राम दिया हुआ था, दो पिक्चर दिया हुआ था। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है, इसी बात को समझाने के लिए कि आवृत्ति जो होती है, जो 1 सेकेंड में होने वाली दोलनों की संख्या है, वही तारत्व को निर्धारित करती है, मतलब वही पिच को निर्धारित करती है। अगर आवृत्ति ज़्यादा तो तीक्ष्णता ज़्यादा होगा, अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा बार वाइब्रेशन करेगा तो वो ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, एकदम तीखा सा होगा, ठीक है ध्वनि। जैसे देखो ये 1 सेकेंड में कितना जल्दी, मान लो ये यहाँ से देखो एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, कितनी बार कर रहा है देखो, समझ आया। या फिर यहीं से भी, या फिर ये वाला देखो, ये 1 सेकेंड में कितना कम कर रहा है देखो, एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इसका जो आवृत्ति है वो कम है, आवृत्ति क्या है, कम है, इस वजह से इसका तीक्ष्णता भी कम है। आवृत्ति कम है, 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या कम है, तो तीक्ष्णता भी कम है, ठीक है। और ठीक है, अब 1 सेकेंड नहीं समझ आया होगा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 1 सेकेंड इतना देर लगा होगा, ये मतलब इतना सारा को करने में, एक दो, मतलब इतना सारा कर लिया वो 1 ही सेकेंड में, और इसमें देखिए 1 सेकेंड में ये पूरा लगभग एक भी नहीं कर पाया, ठीक है। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है, समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं को, ये वाला समझ, 1 सेकेंड,
अगर अगर आपको आप लोगों को ये वाला दोनों नहीं समझ आया हो तो फिर से मैसेज कीजिएगा। जैसे कोई भी वेव होता है ना, वो ऐसे ट्रैवल करता है। यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए इसका मध्य है, तो ये ऊपर गया, फिर आगे गया, फिर नीचे आया, फिर आगे गया, फिर नीचे आया। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको ट्रैवल करने में मान लीजिए 1 सेकेंड लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड लगा। वहीं दूसरा ध्वनि है, नीचे देखिए, यहीं पे से स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में ही, ये देखिए 1 सेकेंड में ही कितनी बार किया, एक बार ऊपर गया, नीचे गया, वापस आया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ से देखिए हम पूरा कम बताते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहीं पे आ गया, ये 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर वापस गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 2 कंप्लीट हो गया। तो इतनी देर में ये 2 बार किया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो ऐसे 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 कर रहा, तो देखो ये इतनी देर में ये कितनी बार किया, 1 2 3 4 5, ऐसे करके बहुत बार हुआ, ठीक है। बहुत बार कर रहा है ये कंपन, ठीक है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है? क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि किस श्रव्य जो मतलब सुन सके ध्वनियाँ, जो हम सुन पाते हैं, और अश्रव्य जो हम लोग सुन नहीं पाते। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? क्या हम सारे जितने भी कंपन करते हैं, देखिए कंपन होगा तो नॉइस प्रोड्यूस होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी ही होगी। मतलब कहीं भी छोटा सा भी कंपन हुआ ना, एकदम छोटा सा जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, मतलब बहुत छोटा बहुत छोटा, चींटी से भी छोटे छोटे कितने सारे जीव होते हैं ना, जो मोबाइल के कवर पे रहते हैं, जो मोबाइल के कवर पे रहते हैं, तो वो कंपन कर रहे होते हैं। छोटे छोटे एकदम वस्तु होते हैं जो मोबाइल में बैठ के कंपन कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी अगर इधर उधर से नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए। तो वो छोटा छोटा कंपन कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो कि कहीं भी छोटा से छोटा भी कंपन होगा ना, उससे ध्वनि उत्पन्न जरूर होगी। तो क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन पाते हैं? हम सभी सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। कितनी सारी कंपन होती है जो हम लोग सुन नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलता कि कंपन हो भी रहा है, लेकिन कंपन होता है, ध्वनि उत्पन्न भी होती है, पर हम सुन नहीं पाते हैं। कुछ बहुत कम होती है, कुछ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हम नहीं सुन पाते हैं। मतलब हमारे पास एबिलिटी है कुछ ही सुनने के लिए, कि हम उससे ज़्यादा अगर ध्वनि, उससे ज़्यादा प्रबल ध्वनि होगी, मतलब सॉरी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवृत्ति वाली ध्वनि होगी, तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, श्रव्य जो हम सुन सकते हैं उस ध्वनि की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? आवृत्ति मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, कि मतलब तो आपको पता होगा 1000 होता है, तो इतना से इतना तक हम सुन सकते हैं। अगर इससे कम हुआ या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कुत्ते 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, ठीक है। कुत्ता जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग कभी कभी देखते होंगे टीवी में, जैसे कुत्तों को ट्रेन किया जाता है ना बहुत सारी चीज़, मतलब वो हेल्प करते हैं कुछ कुछ पता करने में, मतलब आर्मी वगैरह में कुत्तों को भी ट्रेन किया जाता है सब कुछ के लिए। तो वो ऐसे सीटियाँ रखते हैं अपने पास, जो वो बजाते हैं, तो हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देगा, हम लोग को लगेगा कि सीटी से आवाज़ ही नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन उस सीटी से आवाज़ उत्पन्न होता है, लेकिन उतनी हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी हाई आवृत्ति की ध्वनि होती है कि वो हमें सुनाई नहीं देती है। जैसे पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड को कहते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से अगर वो ज़्यादा हर्ट्ज का ध्वनि हो तो उसे हम अल्ट्रासाउंड या फिर पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। वो जो हम लोग सुनते हैं ना, टेस्ट करता है अल्ट्रासाउंड का, तो उस वो भी ध्वनि से ही टेस्ट होता है। वो आप लोग आगे बढ़ेंगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे कि वो कैसे टेस्ट होता है। वो ध्वनि उत्पन्न करने से ही, वो जो मशीन पेट पे ऐसे ऐसे किया जाता है ना, उससे ध्वनि निकलता है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का, जिसकी वजह से डॉक्टर्स मतलब देख पाते हैं, ठीक है। तो वो जो ध्वनि होती है वो हमें सुनाई नहीं देती ना, हमें तो कुछ सुनाई नहीं देता अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होती है और हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ध्वनि तो उत्पन्न हो रही है ना, तो वो हम लोग सुन नहीं पा रहे, तो वो पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड कहते हैं। लेकिन वो कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है। उसी वजह से वो कुत्ते को जो ट्रेन करते हैं वो ऐसे सीटियाँ बजाते हैं, तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, लगेगा कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, पर वो ध्वनि उत्पन्न होती है, और कुत्ते उससे सुनकर मतलब रिएक्ट करते जैसे उन्हें रिएक्ट करना होता है, ठीक है।
शोर तथा संगीत देखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है। शोर, अप्रिय ध्वनियाँ जैसे बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियों को शोर कहते हैं। अप्रिय ध्वनियाँ जैसे बस में, बस कितना जोर का लगता है, कान फट गया पूरा, इतना जोर का आवाज़ करता है। कल ही हम बाजार गए थे, बहुत जोर का आवाज़ कर रहा था, तो उनका हॉर्न कितना तेज जोर का लाउड होता है, तो उसे ही शोर कहते हैं, जो अप्रिय होती है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है सुनने में, ठीक है। बसों और ट्रकों की हॉर्न की ध्वनियाँ। संगीत, सुस्वर ध्वनियाँ जो कानों को सुखद लगती है उन्हें संगीत कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जो कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं उसे हम लोग संगीत कहते हैं, ठीक है। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा। अगर संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा। सोचिए कि अगर संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड गाना जो चल रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसे बहुत लाउड कर दे तो क्या फिर भी वो संगीत ही रहेगा। तो नहीं, यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, ध्वनियों की आवृत्तियों के बीच कोई अनुपात ना हो और कानों को अप्रिय लगने लगे तो वह संगीत शोर बन जाता है। कभी कभी डीजे का आवाज़ इतना तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो जाएगा, तो और मान लीजिए मतलब हम लोग को नहीं पता है कि कैसे गाना कोई गाता है, मतलब वो गायकर लोग को पता होता है कि किस स्केल पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग को वो अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग को तो कुछ समझ आता नहीं है, हम लोग को सब गाना ही लगता है, लेकिन उसमें भी होता है इस स्केल पे इतनी आवृत्ति होनी चाहिए, इतना जो भी मतलब आवृत्तियों के बीच अनुपात होता है, मतलब ये इतने मतलब सब कुछ में सब कुछ को, मतलब जैसे होता है ना सब्जी में 2 चम्मच नमक 2 चम्मच हल्दी, ऐसा नहीं ना कि 10 चम्मच नमक 10 चम्मच हल्दी 50 चम्मच कुछ भी डाल दिए, नहीं ना, सबके बीच में एक अनुपात होता है। वैसे ही अगर ध्वनियों के बीच अनुपात ना हो तो कानों को अप्रिय लगने लगे, हमें सुनने में अच्छा ना लगे, तो वो संगीत भी शोर बन जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वातावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है, चारों तरफ जो हमारा वातावरण है, इसमें जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक, बहुत ज़्यादा या फिर अवांछित, जिसको हम लोग चाहते नहीं हो, अवांछित मतलब अनडिजायर्ड, जिसको हम चाहते नहीं हो, वैसे ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, मतलब जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हो और जो बहुत ज़्यादा, उसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वायु बहुत ज़्यादा ध्वनि हो रहा हो, जैसे मतलब वही बस ट्रक का ध्वनि है जो हम लोग चाह नहीं रहे, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना, बस ट्रक का उतना ज़्यादा हॉर्न बजना, वो सब ध्वनि प्रदूषण में आता है, ठीक है। वायु प्रदूषण, वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। जैसे वायु प्रदूषण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, एयर में जो अवांछित गैसों, मतलब जो अनडिजायर्ड गैसेस है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो भी मतलब जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, जो हम लोग को नुकसान करते हैं, वैसे गैस होना या फिर कुछ ऐसे कण होना, छोटा छोटा मिट्टी का धूल जो उड़ते रहता है, वो सब जो हवा में प्रेजेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वैसे ही ध्वनि में जो अवांछित ध्वनियाँ होती हैं या फिर अत्यधिक, उसे ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत देखते हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, वही जो हॉर्न्स जो होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, वही ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, मतलब किस किस वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो वाहनों की ध्वनियों की वजह से होता है विस्फोट, पटाखों का फटना, पटाखे जो फटते हैं इतने ज़ोर से, वो भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मशीनें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है फैक्ट्रीज़ की, वो सारी, लाउड स्पीकर तो आप लोग जानती है जिसपे गाना वाना बजता है, टेलीविज़न, टीवी को बहुत ज़ोर की आवाज़ में सुनना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के उपकरण, कूलर, वातानुकूलन मतलब एसी, ये सब भी वायु ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है। ये सब भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं, अब तुम समझ के ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, किससे होता है, अब इसकी हानियाँ क्या है, ठीक है। तो अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, मतलब नींद नहीं आएगा आप लोग को, वैसे आप लोग को पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हमें नींद नहीं आने लगेगी, ठीक है। अति तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगेगा। उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई, जो हाई ब्लड प्रेशर का सुनते हैं ना, उसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब वो ध्वनि प्रदूषण से भी हो सकता है। चिंता,
चिंता मतलब किसी घबराहट होने लगेगा, चिंता होने लगेगा। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। अगर हम लगातार कहीं पे फैक्ट्री वैक्ट्री के बगल में रह रहे हैं, ट्रेन वेन के बगल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमेशा ही मतलब ध्वनि प्रबल ध्वनि मतलब सुनाई देती रहती है, तो सुनने की जो क्षमता होती है वो अस्थायी मतलब टेम्पररली या फिर अस्थायी परमानेंटली कम हो जाती है। मतलब हो सकता है कि हमेशा के लिए ही सुनने की क्षमता कम हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ समय के लिए कम हो, फिर इलाज करवाने से ठीक हो जाए। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के को सीमित रखने के उपाय। अब हम ध्वनि प्रदूषण को सीमित कैसे रख सकते हैं? वायुयानों को मतलब कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्ति क्या लगानी चाहिए। जैसे वायुयान मतलब समझ रहे हो, एयरप्लेन ये सब जो होते हैं, उनके इंजन्स जो होते हैं। फिर यातायात के वाहन मतलब इधर उधर यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल होते हैं, ऑटो रिक्शा, कार, ये सब। औद्योगिक मशीनें मतलब इन फैक्ट्रीज़ की जो मशीन सब होती है, या फिर घरेलू उपकरण मतलब वो जो एग्जॉस्ट होता है किचन में लगा होता है, वो सब में मतलब जितने भी घर में भी लगाने वाले उपकरण हैं, मतलब जो भी मशीन्स है, जो भी एप्लियंसेस है, ठीक है, एप्लियंसेस हैं, उन सब में रवशामक युक्तियों का मतलब होता है साइलेंसर लगाना चाहिए। साइलेंसर सुने हो ना, जो मतलब ध्वनि उत्पन्न नहीं होने देता। हम लोग बोलते हैं साइलेंसर लगा दो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तुम्हारा गाड़ी, साइलेंसर ख़राब हो गया लगता है, घूँ मतलब देखते हो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, घूँ 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 करते रहता है, तो उसमें हम लोग साइलेंसर लगा देंगे तो आवाज़ कम होगा। अब प्रश्न है तुम्हारे बुक से, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहाँ ध्वनि प्रदूषण को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। आवासीय मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ। ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। मतलब वैसे उद्योग जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसको आवासीय क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। मतलब कोई फैक्ट्रीज सारे जो है ना, उनको दूर रखना चाहिए। ठीक है। वो वैसे भी दूर ही होते हैं, जहाँ पे कोई सोसाइटी वगैरह होता है वहाँ पे तो वैसे उद्योग होते नहीं हैं। ठीक है। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। मतलब स्वचालित वाहनों मतलब जैसे अपना खुद से चलाने वाले कार्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, ये सब के हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहते हैं। देखते हो जाम लगता नहीं है, ट्रैफिक लगता नहीं है कि सब अपना हॉर्न बजाने लगते हैं, वो गलत बात है। हॉर्न को थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। टीवी जो हम लोग देख रहे होते हैं, या फिर जो हम लोग म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, उन सब की लाउडनेस को कम रखना चाहिए। ठीक है। उन सब की लाउडनेस को कम रखना चाहिए। सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवाज़ों तक ना पहुँच पाए। सड़क जो होता है मतलब पेड़ के सॉरी सड़क रोड के साइड और घर के साइड घर के आसपास और सड़क के आसपास हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। वो क्या होता है ना, ध्वनि को आवाज़ तक नहीं पहुंचने देते, वो आवाज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो जो ट्रीज़ होते हैं वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी कम करते हैं। इसीलिए रोड पे जो होता है साइड में ट्रीज़ लगाए जाते हैं। ठीक है। या फिर घर भी जहाँ पे हो वहाँ पे लगाना चाहिए। श्रवण क्षति क्या होती है? श्रवण क्षति क्या होती है? श्रवण मतलब सुनना वाला, श्रवण क्षति मतलब सुनने की जो पूर्णतया श्रवण क्षति मतलब सुनने में कमी, क्षति मतलब हाँ वही कमी। तो पूर्णतया श्रवण क्षति रेयर प्रायजन से होती है। देखिए पूर्णतया श्रवण क्षति मतलब पूरी तरह से किसी को सुनने की पूरी तरह से किसी की सुनने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कोई होता है कि पूरी तरह से नहीं सुन पाएगा। ठीक है। तो वो बहुत ही रेयर होता है, प्रायजन से होती है, वो बहुत रेयर होता है। और जन्म से होगा मतलब वो पैदा लिया तभी से होगा। ठीक है। पूर्णतः मतलब हो सकता है कोई पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा अपने कान से। ठीक है। तो वो रेयरली होता है, कभी कभी ऐसा होता है, और वो जन्म से होता है। ठीक है। अक्सर ही होता है, वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जन्म से हुआ। बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं कि पैदा होने के बाद ऐसा हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से चली गई, परमानेंटली चली गई। आंशिक अशक्तता क्या होती है? पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है। बीमारी, चोट या उम्र के साथ होती है। मतलब आंशिक अशक्तता मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब
मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत नहीं सुनना, थोड़ी तरह कोई भी डिसेबिलिटी मतलब अशक्तता, जैसे कि पार्शियल डिसेबिलिटी में होता है, जैसे कि विकलांगता सर्टिफिकेट भी बनता है ना, तो कोई कोई होता है पूरी तरह से विकलांग, कोई कोई होता है थोड़ा सा विकलांग, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हो पैर में, पैर उठा के चलता हो पर चल लेता हो, ठीक है। या फिर किसी का एक पैर ना हो, एक पैर हो, ऐसा, तो ये सब पार्शियल डिसेबिलिटी में आता है, ठीक है। कोई पूरी तरह से नहीं चल पाता है, वो कंप्लीट डिसेबिलिटी होता है। तो उसी तरह से पार्शियल आंशिक अशक्तता मतलब हो सकता है कि कोई थोड़ा सा सुनता, थोड़ा सा नहीं सुनता हो। कोई होता नहीं कि कोई कोई मशीन लगा के कान में, सुने होंगे कोई कोई मशीन लगा के सुनता है, उसको पूरी तरह से अच्छे से सुनाई नहीं देता है, वो मशीन लगाता है तो उसे फिर सुनाई देने लगता है, ठीक है। जोर का आवाज़ नहीं सुनाई देता, सॉरी धीरे का आवाज़, धीरे नहीं सुनाई देता है, जोर से सुनाई देता है, तो वही होती है आंशिक मतलब पार्शियल नहीं सुन पाना, ठीक है। वो किसी बीमारी की वजह से समय के साथ हो सकता है, उसे किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गया हो, या फिर उसे कोई चोट लगा हो, या फिर उम्र के साथ ऐसा होता है, ठीक है। श्रवण अशक्तता, श्रवण अशक्तता तो ये जो श्रवण अशक्तता मतलब ये सुनने की पार्शियल जो ना सुनने वाली एबिलिटी होती है, वो किसी बीमारी, चोट या उम्र ये सब की वजह से होती है। वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो जाती है जिसमें श्रवण अशक्तता होती है। देखिए जो श्रवण अशक्तता होती है, मतलब देखो सबसे पहले तो जो पूरी कोई आदमी होता है पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा, तो वो रेयर होता है, बहुत कम ही ऐसा लोग होता है जो कि पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा है, और वो ज़्यादातर उस जन्म के साथ ही होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जन्म के बाद कोई पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा, उसकी पूरी तरह से सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई हो। और जो वो थोड़ा बहुत नहीं सुन पाता है कोई कोई, वो किसी बीमारी, चोट या उम्र की वजह से होता है। अब देखिए किसी को अगर श्रवण अशक्तता है, मतलब अगर वो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वाक शक्ति भी दोषपूर्ण होती है, उसकी वाक शक्ति भी दोषपूर्ण होती है, और वो इंगित भाषा का उपयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ये कैसे, देखिए मान लीजिए अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो हम उससे बोलना कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए अगर कोई सुन ही नहीं पा रहा है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उससे हम बोलते हैं बोलो क ख, मम्मी बोलो मम्मी मम्मी, तो वो सुन पा रहा है कि मम्मी मम्मी, तभी तो वो बोल पा रहा है मम्मी मम्मी। तो इसी तरह अगर कोई सुन ही नहीं पा रहा है तो वो क्या बोलेगा, वो बोल भी नहीं पाएगा। तो उसकी ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो उसकी वाक शक्ति भी दोषपूर्ण होती है, मतलब वो बोल सकता है पर उसको बोलना ही नहीं आता है, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाया ना बोलना, मम्मी पापा क ख कुछ बोलना ही नहीं सीख पाया। तो वो इंगित भाषा या सांकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग को फिर से कुछ ना समझ आया हो, तो प्लीज़ पूछिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा।